देखो, सबसे पहले सवाल में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला है अपने सवाल में? दो सिमिलर वायर है, स्टील एंड कॉपर, है ना? तो दो सिमिलर वायर है, स्टील एंड कॉपर, दोनों को इक्वल फोर्स से आपने स्ट्रेच करा, ठीक है? तो स्टील है एक और दूसरा कॉपर है, तो दोनों को फोर्स आपने इक्वल लगा दिया। अच्छा, इलोंगेशन, इफ टोटल इलोंगेशन, मान लो इसका इलोंगेशन मैंने डेल्टा L1 लिया, इसका डेल्टा L2 लिया, तो क्या बोल रहा? टोटल इलोंगेशन मतलब डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर, 2 सेंटीमीटर के बराबर। हाउ मच इलोंगेशन इन स्टील एंड कॉपर वायर रिस्पेक्टिवली? तो स्टील एंड कॉपर वायर में कितना होगा, ये अपने को बताना। स्टील एंड कॉपर वायर में कितना होगा अलग अलग। देखो बेटा, एग्जैक्टली सिमिलर वायर बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया एरिया, अरे शाबाश, रुक जाओ भाई, हाँ, एरिया और एरिया दोनों का भी सेम, ठीक है? तो हमारे पास क्या इक्वेशन था बेटा? फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। जो जो चीजें नहीं दी गई हैं हम लोग उसको कांस्टेंट, एरिया और एल कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम लोग फोर्स भी कांस्टेंट है इनफैक्ट, फोर्स एरिया दोनों कांस्टेंट, यानी आप क्या लिख सकते हैं बेटा? डेल्टा L1 इंटू वाई 1 प्लस प्लस इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप डेल्टा L2 y2 के बराबर, है ना? क्यों? क्योंकि सिर्फ ये दोनों प्रोडक्ट कांस्टेंट रह गया, दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप अब यहां से निकाल सकते हैं। आपके पास क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर, सीजीएस में भी रखो, आंसर सेंटीमीटर में है तो सबको सीजीएस में रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना स्टार्ट कर दे तो डेल्टा L1 ये है 12 इंटू 10 का पावर 11, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे मैं रहने देता हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा L2 इंटू 20, है ना? तो इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 3 से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? अरे लाइट, चलो, तो हम लोग देखें कि डेल्टा L1 इंटू डेल्टा L2 की वैल्यूज कितनी हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा डेल्टा L1 इंटू 3 इज इक्वल टू आया कितना? डेल्टा L2 इंटू 5, ये आ गया है अपने पास। अच्छा, तो अगर हम लोग और लिखें तो डेल्टा L1 इंटू 0.6 इज इक्वल टू डेल्टा L2 आ गया, ये आ गया हमारे पास। और L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 2 सेंटीमीटर के बराबर। डेल्टा L2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.6 डेल्टा L1 इज इक्वल टू 2 के बराबर, यानी 1.6 डेल्टा L1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के बराबर, यानी डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 डिवाइडेड बाई 1.6। डेल्टा L1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 1.6। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना गया? ये 5, ये चला गया अपने पास 4, ठीक है? यानी डेल्टा L1 की वैल्यू, कहीं कुछ गलत तो नहीं किए हम लोग? हमारा आंसर अपोजिट कैसे दिख रहा है? 0. L1 किसका लिया था हम लोगों ने? स्टील का ना, सब कुछ स्टील का ही किया था। नहीं नहीं नहीं, हम लोग हैं L1, देखो बेटा, देखो देखो, हम लोगों ने अलग लिया था, हम लोगों ने स्टील को यहाँ लिया है, ये है स्टील का 20। हम लोगों ने थोड़ा हमारे लिए L2, ये है स्टील का, देखो हम लोगों ने यहाँ पर 0 पॉइंट कितना लिया था? यहाँ पर 20 लिया था ना, तो हम लोग स्टील के लिए ले रहे हैं, ये है हमारे लिए डेल्टा L2। सही बात, ये L1 की जैसा जगह पे है, दोनों का अपोजिट कर लिया। रुको वापस से करता हूँ, है ना? हम लोगों ने थोड़ा सा अपोजिट डाटा ले लिया, सेम क्वेश्चन का डाटा थोड़ा चेंज कर दिया, वापस से बता रहा हूँ, हम लोगों ने डाटा चेंज कर लिया था। तो स्टील के लिए अपने को क्या पता है? डेल्टा ऑफ स्टील इंटू वाई ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ कॉपर इंटू वाई ऑफ कॉपर, ठीक है? यही है। इसको डेल्टा ऑफ स्टील, डेल्टा L S
वाई ऑफ स्टील अपने पास 20 लिख देता हूँ, बाकी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा ऑफ कॉपर इंटू ये पार्ट अपने पास कितना है बेटा 12। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा। तो डेल्टा ऑफ स्टील इज इक्वल टू इंटू 20, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, 3 5। डेल्टा ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ कॉपर। कॉपर, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अपने पास डेल्टा ऑफ स्टील प्लस डेल्टा ऑफ कॉपर, कॉपर की वैल्यू 2 के बराबर है। डेल्टा ऑफ स्टील कितना है 0.6, तो यहाँ पे लिखे तो 1.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ कॉपर, डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी डेल्टा एल ऑफ कॉपर आ जाएगा अपने पास 1.25 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि डेल्टा एल ऑफ स्टील आ जाएगा अपने पास कितना 0.75 सेंटीमीटर के बराबर। ये हो जाएगा अपना आंसर, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्या बोल रहा है यहाँ पर, स्टील रॉड है, यहाँ पर बोल रहा सवाल में स्टील रॉड है। ठीक है, तो स्टील रॉड का रेडियस अपने पास दिया हुआ आर की वैल्यू, तो स्मॉल आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर कितनी दी गई है 10 mm के बराबर है, यानी ये किसके बराबर है 10 इंटू 10 का पावर ऑफ -3 मीटर के बराबर। अच्छा, लेंथ ऑफ 1 मीटर, तो इसका लेंथ दिया है अपने पास कितने के बराबर 1 मीटर के बराबर। Force stretches it along its length and produces a strain of इतना। ठीक है, तो स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 32.32%, 0.32% है। तो पॉइंट को हटा दो, परसेंटेज को भी हटा दो, तो 10 का पावर 4 हो गया। ये बात समझ में आया ना। चलो मैं वापस से इसको बता देता हूँ, जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा उसको वापस से बता देता हूँ। ये कितना था, दिया है अपने पास 0.32%, तो परसेंट को हटाने के लिए आपने 100 रखा। ठीक है, फिर से अगर पॉइंट को भी हटाते हैं तो क्या लिख देंगे 32 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, यानी इसको आप डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 32 इंटू 10 का पावर ऑफ -4। अच्छा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अपने पास दी हुई है, कितनी है 2 इंटू 10 का पावर 11। अच्छा, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स स्ट्रेचिंग दिस रॉड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स स्ट्रेचिंग दिस रॉड। अपने को फोर्स पूछा है, कोई बात नहीं, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। तो फोर्स पूछा है, फोर्स, एरिया, एरिया अपने पास कितना होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब 10 का पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास, इंटू इंटू हमारे पास और क्या दिया है यंग्स मॉडुलस, वो है 2 इंटू 10 का पावर ऑफ 11, इंटू क्या बाकी रह गया अपने पास, इंटू यंग्स मॉडुलस हो गया डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू है अपने पास 32 इंटू 10 का पावर ऑफ -4। तो सबको सिंप्लीफाई करो, ये है अपने पास 3.14 इंटू 2 इंटू 32 इंटू ये हो गया 10 का पावर -4, 10 का पावर -4 बन गया 10 का पावर -8, ये बच गया 10 का पावर 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 10 का पावर 3 मतलब ये किलो न्यूटन में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 32 गुनी हो गया 64 इंटू 3.14, मतलब ये लगभग 200 आसपास आ जाएगा, इंटू 10 का पावर 3, यानी लगभग आप सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर हम 200 आसपास दिख रहा है, एक ही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, तो लगभग आप टिक कर सकते हैं 201 किलो न्यूटन के बराबर। ठीक है, आप यहाँ से फिर इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में बात किया था, तो उसी चर्चा को थोड़ा वापस करते हैं। बहुत पहले स्प्रिंग के बारे में बात किया था, तो मैंने वापस सोचा आपको बता ही दूं वापस। देख बेटा, स्प्रिंग अपने पास क्या होता है, ये अगर अपने पास स्प्रिंग है, इसको आप फोर्स लगा रहे हैं, है ना, इसको अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये होता है कि अपने पास के इंटू एक्स के बराबर होता है। फोर्स की वैल्यू हम लोग लिखते हैं -kx के बराबर, स्प्रिंग का फोर्स।
है ना। तो स्प्रिंग का फोर्स अगर लिखा जाए तो वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। आपने थोड़े दिन पहले के की वैल्यू भी पढ़ा था, वो क्या था, ए वाई बाई एल होता है मटेरियल कांस्टेंट को अगर हम लोग लिखना चाहें तो। आओ अब इसी को थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करें बेटा, उस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पे, तो क्या है पहला कॉम्बिनेशन, क्या है अपने पास, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का क्या तात्पर्य है, एक के बाद दूसरा लगा रहेगा। तो ये एक है स्प्रिंग, इसके बाद दूसरा कनेक्टेड। अगर आप किसी फोर्स से खींचते हो बेटा, तो हमेशा याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे ही बोले इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। अपने पास F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू है K इंटू एक्स के बराबर, ठीक है, K इंटू एक्स के बराबर। तो मैंने x को क्या लिख सकता हूँ, x इक्विलिब्रियम को मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ टोटल इलोंगेशन। इक्विलिब्रियम स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालने का क्या तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है बेटा कि आप दो को हटाकर कोई एक स्प्रिंग लगाए और उस पे सेम फोर्स आप लगा रहे हैं, तो इफेक्ट सेम आएगा, इफेक्ट सेम आएगा। यानी कि अगर फोर्स को यहाँ पर लिखा जाए, अगर फोर्स को हम लोग लिखें, अब देखो बेटा फोर्स तो कांस्टेंट हो गया, यानी एक्स की जगह पे क्या हो गया, 1/k आ गया। तो लिख सकते हैं एफ अपॉन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एफ अपॉन k1 प्लस एफ अपॉन k2। और इन सब को अगर आप कैंसल आउट कर दे तो 1/k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक है, 1/k1 प्लस 1/k2, ये हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चला जाए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में चला जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चला जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहने का क्या तात्पर्य होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहने का क्या तात्पर्य होता है कि अपने पास ये एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहां से दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है, और दोनों को हम लोगों ने किसी एक कॉमन फोर्स से खींचा है, दोनों को किसी एक कॉमन फोर्स से खींचा है। बहुत अच्छे, ये भी उड़ गया, आजा कोई बात, ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, तो यहां से हम लोगों ने खींचा है किसी से फोर्स से, मतलब झूला। अगर आप झूला को देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर आप इसे अभी खींच रहे हैं तो क्या लगेगा बेटा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, मतलब दोनों स्प्रिंग सेम अमाउंट से आगे की तरफ खिंचाएगा। यानी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रहे तो वहां पर क्या कंसेप्ट अपने को दिमाग में रखना है कि x इज कांस्टेंट, x इज कांस्टेंट। और अगर x कांस्टेंट है हमारे पास, x कांस्टेंट है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो होता है k टाइम्स x। यानी कि इसमें जो फोर्स है बेटा वो अलग अलग होगा, तो F टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 के बराबर होगा। ये मान लिया K1 है, ये ऊपर भी K1, ठीक है। अब x तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटू एक्स भी लिख ही देते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग k इंटू एक्स प्लस k2 इंटू एक्स, दोनों कैंसल आउट हो गया, k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग k1 प्लस k2 के बराबर। यानी कि जब स्प्रिंग पैरेलल में हो तो टोटल नेट इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, k1 प्लस k2 हो जाता है। और जब ये सीरीज में हो तो 1/k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 हो जाता है। ये हो गया अपना आंसर। तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर अपने पास सीरीज है या दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो के इक्विलिब्रियम अपने पास लिखे थे हम लोग 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे 1/k1 प्लस 1/k2 लिखे थे। और अगर ये पैरेलल में था
तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे, या के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 लिखे थे। ये किसके लिए था? ये पैरेलल के लिए था और ये था सीरीज के लिए। ठीक है, आ जाओ। अब अगर हम लोग बात करें, मान लो अपने पास ऐसा कोई सिचुएशन कि हमारे पास एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, दो रॉड है, और ये कनेक्टेड किया गया है किसी कनेक्टेड किया गया है किसी मास। ठीक है, झूला के जैसा एग्जाम। मान लीजिए दोनों रॉड है तो इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों का सिमिलर ही सब कुछ दे देते हैं, या चलो y1 y2 दे देते हैं, बाकी सेम रखते हैं। तो ये y1 दे दिया, a और l दे दिया, है ना, सेम है। तो y2 इसका एरिया और इसका लेंथ सेम है। तो अपने को बताना है इस पूरे कॉम्बिनेशन का y इफेक्टिव कितना होगा। मतलब जब आप इसको रिप्लेस कर दें किसी एक रॉड से और सेम लगा दें मास, तो इसका y इक्वलेंट कितना आएगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो, दोनों रॉड को आप लगाकर पास में रख दिए हैं, दोनों रॉड को मिला दिए, तो क्या क्या चेंज हो जाएगा? इसका लेंथ तो सेम रहेगा, बट एरिया 1 और 2 2a हो जाएगा। चलो लिखना स्टार्ट। अपने को पता है के इक्वेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 होगा इस केस में ना, पैरेलल है क्योंकि। तो के इक्वलेंट लिखते हैं। के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं a इंटू वाई अपॉन एल लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं इस बात को, a इंटू, अब a कितना हो गया था बेटा? 2a हो गया था जब दोनों रॉड आप मिला दिए थे, y, है ना। तो y इक्वलेंट निकालना है अपने को, लेंथ तो सेम था, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा? y1 इंटू ए अपॉन एल प्लस y2 इंटू ए अपॉन एल के बराबर। तो यहां से क्या निकल जाएगा? y इक्वलेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। ये आया आपने। वहीं अगर हम लोग इसे सीरीज में लगा दें, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सिमिलरली मान लो दोनों रॉड को सीरीज में लगा दिया गया, तो अपने पास एक रॉड है जिसका y1 कुछ है, a1 या a, आपकी मर्जी, a ही रखते हैं अभी, और l सेम है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया, दूसरा रॉड से कनेक्ट कर दिया गया, दूसरा रॉड कनेक्ट कर दिया गया, ये दूसरा रॉड। ठीक है, तो इसका y2 दिया है, एरिया और लेंथ हम लोग सेम रख देते हैं। मान लो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, पूछा है y इक्विवेलेंट कितना होगा। तो मतलब देखो बेटा, दोनों का एरिया भी सेम है और लेंथ अब कितना हो जाएगा? इस रॉड का जो लेंथ हो जाएगा वो 2l के बराबर हो जाएगा, एरिया a के बराबर हो जाएगा। y इफेक्टिव अपने को निकालना ही। तो सीरीज के लिए याद करो क्या लिखे थे हम लोग सीरीज के लिए अगर याद करो बेटा, तो के इक्विवेलेंट जब लिखे थे तो 1/k इक्विवेलेंट था 1/k1 प्लस 1/k2 के बराबर, 1/k1 प्लस 1/k2 के बराबर। और k किसके बराबर था बेटा? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2l a इंटू वाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं l अपॉन a इंटू y1 प्लस l अपॉन a इंटू y2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ए सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, एल कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन वाई इक्वेलेंट इज इक्वल टू, नीचे आएगा y1 y2, ऊपर आ जाएगा y1 प्लस y2। यानी कि जब आप y इक्वेलेंट यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम्स y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2 के बराबर, और यही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये सवाल करो बेटा, अभी अभी बताया था, है ना। इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा अगर पैरेलल में लगाया हो? अभी अभी बताया है ना, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस।
ये y1 y2 दोनों अगर रहे तो यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा, ये अभी अभी हमने निकाला, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आपको मेरी आवाज लैग मिल रही है क्या? हेलो यस हेलो, सर। लैग हो रही है क्या आवाज? क्लियर है सर। नहीं सर। इस सवाल को ट्राई करो, इस सवाल को ट्राई करो, ये सवाल को कोशिश करो जरा बनाने की। इस सवाल को कोशिश करो। देखो क्या बोला है इस सवाल में। हमारे पास, याद करो बेटा, कोई भी इलोंगेशन कब हम लोग लिख पाते थे, इलोंगेशन कब लिख पाते थे, जब दोनों साइड फोर्स बराबर हो। तो यहाँ भी फोर्स और यहाँ भी फोर्स, दोनों साइड फोर्स बराबर हो, तभी हम लोग इस बात को लिख सकते हैं। तो फोर्स को बराबर करते हैं। कैसे कर सकते हैं बराबर बेटा? यहाँ पे देखो 3F का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर F का फोर्स लग रहा है, और ये अवे होना चाहिए, है ना। खींच रहा है तो खींचने वाला फोर्स किधर होना चाहिए, अवे। जैसे मैं इसको खींचूं तो ये आगे और ये भी इधर होना चाहिए। तो खींच रहा है एक साइड का, यानी दूसरे साइड भी F लगना चाहिए, दूसरे साइड भी F लगा दिया। अगर यहाँ F लगा दिया तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पर 3F लग रहा था तो इधर भी मैंने F लगा दिया, यहाँ F लगा दिया, यहाँ पर F लगा दिया। अब दोनों बैलेंस है और नेट फोर्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर मैं दोनों को लिखूं अलग अलग, तो ये वाला फोर्स को यहाँ लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ? ऊपर की तरफ टोटल आ गया इधर 3F, 3F, और इधर भी आ गया 3F। इसका लेंथ आया L, है ना। दूसरा अगर मैं लिखूं, दूसरा लिखूं, चलो उस साइड लिख देता हूँ। दूसरा लिखूं तो इस साइड है अपने पास सेम लेंथ का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है F, यहाँ पर भी है F, ये है लेंथ L। तो इस, देखो, तो अगर हम लोग इसके लिए डेल्टा L1 निकाले, टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा? मान लो इसका इलोंगेशन हुआ डेल्टा L1, इसका इलोंगेशन हुआ डेल्टा L2। तो इलोंगेशन कैसे निकाल सकते हैं बेटा? हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 3F अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स डेल्टा L1 अपॉन L लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास डेल्टा L1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं आप, आ जाओ, आया सर। तो इसको लिख सकते हैं एफ एल, यहाँ पर लिख सकते हैं वाई डेल्टा L1 अपॉन L, तो यहाँ डेल्टा L2। तो टोटल डेल्टा लिख दो, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 निकाल लो यहाँ से। यहाँ से डेल्टा L1 अगर आप निकालो, डेल्टा L1 वो आ जाएगा 3F इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई या फिर ई। सिमिलरली यहाँ से भी निकाल लोगे, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे। डेल्टा L2 अगर मैं निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा? F इंटू एल अपॉन, ये ए है, ए इंटू वाई। तो जब आप दोनों को सिंप्लीफाई कर लोगे, दोनों को ऐड कर दो, तो ये सब कुछ सेम ही दिख रहा, सिर्फ 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी 4 FLAE आ जाएगा। वही हो जाएगा अपना आंसर, फोर्थ ऑप्शन, है ना, 4 FLAE, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। इस सवाल को देखो क्या बोल रहा, 3 बार है जिसका लेंथ L, 2L एंड 3L है। ठीक है, तो उसका लेंथ हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हो गया L, या यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। L लेंथ का, फिर 2L लेंथ का, और उसका एरिया 2A 3A भी दिया हुआ है, तो 2A का एरिया भी बना देते हैं, 2A एंड 2L। तो ये है 2A एंड 2L। तीसरा है 3A एंड 3L, इसका 3A एंड 3L, 3A एंड 3L, ये है क्या? A एंड L। अच्छा, now this compound rod is subjected to stretching force F।
तो मान लो दोनों तरफ से हम लोगों ने स्ट्रेचिंग करना इससे स्टार्ट कर दिया एफ से, एफ फोर्स से, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस अगर सभी वार का वाई दिया, सभी का यंग्स मॉडुलस वाई है, तो अपने को क्या बोला है कि इसका इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। इंक्रीज इन लेंथ बहुत आसान सा है। देखो बेटा, अपने को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में क्या सेम होता, फोर्स सेम होता, सभी में फोर्स सेम होगा। तो अगर इसके लिए मैं डेल्टा L1 निकालू, डेल्टा L1 निकालो इसके लिए, तो ये कितने के बराबर होगा बेटा, याद करो, ये होगा फोर्स इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई के बराबर। दूसरा इसके लिए अगर निकालो डेल्टा L2, डेल्टा L2, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपने पास फोर्स इंटू 2L डिवाइडेड बाई 2A इंटू वाई। अरे दिख रहा है क्या, टू टू तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये भी कितना आया, F इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई के बराबर। तीसरा अगर मैं लिखूं तो डेल्टा L3 ये किसके बराबर होगा, ये भी होगा F इंटू 3L अपॉन 3A इंटू वाई। अब सबको आप सिंप्लीफाई कर लो, फिर से 3 3 कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L, तीनों को आप ऐड कर दो तो आ जाएगा अपने पास फोर्थ ऑप्शन, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट इज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो मान लो यहाँ पर जो मटेरियल है, इसके लिए हम लोगों ने क्या माना कि जो मटेरियल है वो क्यूबिकल क्रिस्टल्स के फॉर्म में है, और इस कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए हैं, एटम्स रखे हुए। यहाँ पे अगर मान लो ये सारे एटम कैसे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये सारे एटम्स स्प्रिंग से कनेक्टेड, ये एटम्स स्प्रिंग से कनेक्टेड, स्प्रिंग से कनेक्टेड, ये भी स्प्रिंग, ये भी स्प्रिंग, ये भी स्प्रिंग, सभी स्प्रिंग से कनेक्टेड। अच्छा, जरा हम लोग इस बात को समझते हैं। स्प्रिंग में बोला जाए तो स्प्रिंग में आपको याद होगा, अगर स्प्रिंग को, अगर स्प्रिंग को, मैं वापस इस बात को बता रहा हूं, ध्यान देना, अगर स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं, अगर स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर जो पार्टिकल है उसका क्या होता है, उसका टेंडेंसी होता है दोनों को वापस बुलाने का, उसका टेंडेंसी होता है वापस बुलाने का, अपने पास लाने का, मतलब वो अट्रैक्शन करता है, खुद के पास बुलाता है, टूवर्ड्स बुलाता है। बट अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका टेंडेंसी होता है, देखो बेटा, मान लो वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि सारे पार्टिकल्स एक क्यूबिकल क्रिस्टल है जहां पे सारे एटम्स एक दूसरे के कैसे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड। अगर हम लोग स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल का टेंडेंसी होता है पास आने का। अगर स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल का टेंडेंसी होता है दूर जाने का। तो अगर इसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ रखें, ये है डिस्टेंस r या सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रखें, ठीक है, ग्राफ रखें। तो तो देखो बेटा, ये कौन सा पोजीशन है, ये r इज इक्वल टू आर नॉट, मतलब अभी का पोजीशन, जब कोई फोर्स नहीं लग रहा। मान लो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, और नेगेटिव का मतलब क्या है, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी जितना नेगेटिव है अपना स्टेबिलिटी उतना अच्छा है। मान लो अब हम लोगों ने क्या करा, इसको खींच दिया, इलोंगेट करा। तो इलोंगेट करा है मतलब पार्टिकल किस रीजन में आ गया होगा, पार्टिकल इस रीजन में आया होगा। ये कौन सा रीजन है, इलोंगेशन वाला रीजन है। इलोंगेशन मतलब दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अगर इनिशियल इतना था तो इंक्रीज हुआ है, इलोंगेशन। तो पार्टिकल क्या करेगा, जो एटम्स है वो क्या करेगा, वो टुवर्ड्स फोर्स लगाएगा, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। अगर सिमिलरली आप इसको कंप्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, तो इसको कंप्रेस करोगे मतलब क्या होगा, ये रीजन में आ गया, इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में क्या होगा, कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, क्योंकि डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के बीच में कम किया गया है। तो अगर कंप्रेशन है तो ये क्या कर रहा होगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स इसलिए लगाएगा ताकि पार्टिकल दूर दूर चले जाए, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्या हम लोग क्या पढ़े थे, इसका हेडिंग क्या था,
इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो कई बार हम लोग इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं और डायरेक्टली ये ग्राफ देकर सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा रीजन दोनों में दे दिया जाता है, ये रीजन 1 दे दिया जाता है, ये 2 दे दिया जाता है, ये 3 दे दिया जाता है, नन ऑफ दीज लिख दिया जाता है कि कौन से रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। तो आंसर आर नॉट से इस वाला रीजन, यानी इस वाले रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। सिमिलरली रिपल्सिव भी पूछ सकता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं टॉर्शन of a of a cylinder or twisting of wire। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझाता हूं। मान लो अपने पास, लेट अस अज्यूम, मान लो अपने पास ये एक रॉड है ना, ये एक रॉड है। तो अब इस रॉड की दो चीजें होंगी है ना। सपोज मैं यहां से इसको फोल्ड करता हूँ। ठीक है, ये अपने पास एक रॉड है। ठीक, ये लेंथ को आप देखना, अगर इस लेंथ को देखना, ठीक है, ये वाला लाइन आप देखना। अगर मैं इसे ट्विस्ट करूं तो देखो ये लाइन आगे जा रहा ना, ये लाइन जो कि यहाँ पर था, आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा था इस पेज का फ्रंट। जैसे ही मैंने इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट हुआ, ये लाइन इधर गया। और देखो बेटा, और देखो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर ये लाइन था, इसको जब मैंने ट्विस्ट करना स्टार्ट करा तो ये यहाँ से चेंज हुआ। तो दो एंगल होंगी, यहाँ दो एंगल की बात की जाएगी। एक एक आपको दिखेगा किसमें, पूरे के पूरे फेस पे दिखने वाला है। उसको जरा जल्दी से मैं बताता हूँ। देख बेटा, ये अपने पास यहाँ पर मान लो, या उसी का डायग्राम जो हम लोग अभी बात किए, उसी का डायग्राम यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। तो देखो जरा, देखो ये जो फेस की बात कर रहे थे हम लोग, तो फेस यहाँ से मान लो ये वाला पोजीशन था, यहाँ से चलकर यहाँ आया है। फेस यहाँ से चलकर यहाँ आया था। जैसे अभी हम लोग बात किए थे, जब ये बुक की बात किए थे, इस बुक की जब बात किए थे, आप इससे जब टिल्ट कर रहे हैं, जब इस पे ट्विस्ट लगा रहे हैं, तो इसका एक फेस शिफ्ट हो रहा है ना। मतलब पहले ए और बी एक ही लाइन में थे, अब क्या हुआ है, जो बी है अपना, वो शिफ्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हुआ है। तो दो चीजें हैं बेटा, फेस में ये वाला पार्ट शिफ्ट हुआ है, ये फेस में शिफ्ट हुआ है, मतलब इस वाले एंड में शिफ्ट हुआ है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि वो वाला फेस ट्विस्ट हुआ है। तो यहाँ वाले पार्ट को क्या से डिनोट करेंगे आप, फाई से डिनोट करेंगे, ट्विस्ट बोलेंगे। और जो अपना सरफेस है, वो भी कुछ एंगल से शिफ्ट हो गया है, वो भी कुछ एंगल से एक पोजीशन से दूसरे जगह गया है, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक गया है। ठीक है, तो इस एंगल को, ये जो एंगल है, इस एंगल को एंगल ऑफ शेयर बोला जाएगा, एंगल ऑफ शेयर। ठीक है, इसे थीटा से डिनोट करेंगे, इसको फाई से डिनोट करेंगे। तो एंगल ऑफ शेयर बेटा क्या है, वो कहां पर देखा जाएगा, वो आपको फेस में दिखा जाएगा, लेंथ के अलोंग देखा जाएगा। ठीक है, शेयर एंगल किधर दिख रहा, लेंथ में दिख रहा। ट्विस्ट एंगल किधर दिख रहा, ट्विस्ट एंगल कौन सा दिख रहा, क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है। यहाँ पर ट्विस्ट एंगल दिख रहा था, ये क्रॉस सेक्शन में दिख रहा था। तो आप उस दोनों को लेकर एक रिलेशन बना सकते हैं कि L इंटू शेयर एंगल शुड बी इक्वल टू R इंटू फाई के बराबर, R इंटू फाई के बराबर, R इंटू फाई के बराबर। तो यहां से हम लोग एक रिलेशन से फिर निकाल सकते हैं, थीटा फाई आर जो भी दिया हो वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और बात बेटा, याद करो हम लोग फोर्स को क्या लिखे थे, फोर्स को लिखे थे के इंटू एक्स लिखे थे, और के क्या था, मटेरियल कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। जैसे हम लोग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स लिखते, वैसे ही हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी इंटू एक्स लिख सकते हैं। सी क्या है, सी क्या है, ये रीस्टोर, सी क्या है, यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट है, सी की को हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। जैसे वो फोर्स कांस्टेंट था, वैसे ही टॉर्सनल कांस्टेंट है। सी की वैल्यू क्या होती है, या के की वैल्यू से याद करो, के था अपने पास ए इंटू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई एल था,
वैसे ही सी होता है अपने पास पाई इंटू आर का पावर 4 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2l के बराबर। ये सी का वैल्यू होता है। इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो सी इज इक्वल टू क्या है, पाई इंटू आर का पावर 4 जी डिवाइडेड बाई 2l के बराबर है। तो और अपने पास दूसरा क्या एक और रिलेशन हो सकता है, एक तो ये भाई साहब का रिलेशन हो गया है ना, टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू एक सेकंड, सी इंटू पाई देख सकते हैं, एंगल ऑफ एक्स लिख दिया था मैंने,